हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गौतम बात कर रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद आज चैनल पे आने का मुझे मौका मिला। और इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज़ मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी था। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यूपीएससी में कृषि से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना शुरू कर पाते हैं। भारत में नीचे देखिए हम लोग मेरे टॉक बैग भी साथ में चलेगा क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड लोग सुन भी पाएंगे, लेकिन उसका आवाज़ थोड़ा धीमा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन और जो नॉर्मल लोग हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यूपीएससी में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन हैं ये सब। और सभी क्वेश्चन के बाद वो किस साल पूछे गए हैं वो भी इसमें डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं 30 क्वेश्चन। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों के उत्पादन में करने का सही रासायनिक क्रम कौन सा है? यहाँ पे एक खाद्यान्न का जो सही क्रम है वो पूछ रहे हैं। भारत में खाद्यान्न का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो ये मैं सीधा आंसर इसका ऑप्शन सुन लेंगे एक बार आप लोग। सही उत्तर विकल्प भारत में चावल का उत्पादन 96.4। सही उत्तर विकल्प भारत में चावल का उत्पादन 96.4 है। गेहूं 78.4 है। दालें 15.1 है एवं मोटा अनाज 40.7 है। इसलिए खाद्यान्न उत्पादन का घटता क्रम होगा चावल दूध में होगा। इसमें ऑप्शंस है दिए हुए ABCD, उसमें रीड नहीं कर रहा है तो विजुअली इम्पेयर्ड लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जो खाद्य क्रम जो है वो मैं खाद्य क्रम आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए तो वो डिटेल्स में वो रीड करेगा आप लोगों को, ठीक है। सही उत्तर विकल्प भारत में चावल का उत्पादन 96.4 है। गेहूं 78.4 है। दालें 15.1 है एवं मोटा अनाज 40.7 है। इसलिए खाद्यान्न उत्पादन का घटता क्रम होगा चावल दूध में होगा। अनाज दालें देखिए भारत में जो चावल का उत्पादन होता है वो होता है कितना % लिखा हुआ है सही उत्तर विकल्प भारत में चावल का उत्पादन 96.4 हाँ 96% होता है। गेहूँ 78% होता है और जो दाल है वो 15% होता है। और जो मोटा अनाज है वो यहाँ पर सही उत्तर विकल्प भारत में चावल का उत्पादन 96.4 है। गेहूं 78.4 है। दालें 15.1 है एवं मोटा अनाज 40.7। और जो मोटा अनाज है वो 40% यहाँ पे बचता है, ठीक है। तो ये रहा कि चावल 96% इंडिया में उपज होती है। उसके बाद है जो गेहूँ 78%, दाल है 15% होते हैं और जो यहाँ पे मोटा अनाज है वो 40% होते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में घटते क्रम में पूछा है तो चावल होगा, चावल उसके बाद होगा गेहूँ, फिर दाल है, फिर मोटा अनाज है, ठीक है। ये 2007 में पूछा गया था, ओके।
यहाँ पे दो कथन, क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे दो कथन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम लोग दो कथन देखते हैं कौन कौन से। चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है। तो चिकमंगलूर उत्पादन है ये विख्यात है। ठीक है, कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। और वे कारण इसका कथन था कि चिकमंगलूर उत्पादन के लिए विख्यात है, और इसका दूसरा जो कारण है वो कॉफ़ी। कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। तो कारण यहाँ पे दिया है कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यहाँ पे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कथन था कि चिकमंगलूर उत्पादन विख्यात है, और कारण था कॉफ़ी उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दोनों में से कौन सही है। केवल एक, केवल दो। ऑप्शन ये है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो। तो नेक्स्ट पे जा रहे हैं। सी में है एक और दो दोनों, डी में है नहीं एक नहीं दो। सही उत्तर विकल्प बी है। चिकमंगलूर कॉफी उत्पादन व मांड्या चीनी व कागज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। देखिए, इसमें जो आंसर होगा ये दोनों कथन गलत हैं, इसलिए आंसर डी होगा। नहीं एक सही है नहीं दो सही है, और जो चिकमंगलूर है वो सही उत्तर विकल्प बी है। चिकमंगलूर कॉफी उत्पादन व मांड्या चीनी व कागज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ये चिकमंगलूर जो कॉफ़ी और कागज़ उत्पादन के लिए प्रमुख है। ठीक है, ये 2008 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसे अपने विश्व की बृहत्तम पशुधन समझती है? देखो, इसमें आंसर मैं सीधे बताता हूँ। विश्व में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पशु पाया जाता है इसका क्वेश्चन। इसका आंसर होगा भारत। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दो नहीं दिए हुए। सी डी ने सी ऑप्शन होगा भारत। सही उत्तर विकल्प सी है। भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन उपस्थित है। वहाँ विश्व की 57% भैंसें व 14% मवेशी पशु हैं। यहाँ पे 57% जो है सो भैंसे हैं, और 14% यहाँ पे मवेशी पशु हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा पशु होता है। पालन 48.90। ये भी 2008 का क्वेश्चन है। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 33 नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, ये किसका उत्पादन एथेनॉल के लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। मैं आप लोग को बता देता हूँ, मक्का जो है उसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस हैं। ये इसका आंसर से तब जानिए मक्का। सही उत्तर विकल्प बी है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है। ठीक है, मक्का के लिए जो खेती है वो एथेनॉल के लिए की जाती है। ठीक है, और ये किस साल पूछा गया था? 2010 में पूछा गया था। ठीक है, 2009 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कृषि से, 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट 34। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण हो सकता है? जो तमिलनाडु में कारखाना है उसमें सूत का लिखा है कि प्रमुख उत्पादन, इसका क्या कारण हो सकता है? तमिलनाडु कारखाना और सूत का प्रमुख उत्पादन है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखते हैं क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन इस राज्य में काली कपास मृदा किस मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन ये कहता है कि इस राज्य में काली कपास मृदा की प्रधानता है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कौन सा से सही है? दूसरा है कि कुशल श्रमिक अधिक मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे। कौन सा सही है? केवल एक,
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी नहीं 1 नहीं 2। सी 1 और 2 दोनों, डी तो 1 और नहीं 2। अंक सही उत्तर विकल्प डी। तमिलनाडु में लाल बूटा की अधिकता है। वही कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। तमिलनाडु में कुशल एवं निपुण श्रमिक भी उपलब्ध हैं। देखो यहाँ पे लाल मृदा पाया जाता है, यहाँ पे कुशल जो श्रमिक हैं उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ पे सूत की उत्पादकता अधिक है। ठीक है, ये भी 2010 में पूछा गया था। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? देखो, अधिक चावल के उत्पादन के लिए बहुत सारे वैश्विक कारखाने हैं, तो किसको मतलब इसका कारण ठहराया जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं आंसर। चावल की खेती से संबद्ध चावल की खेती से संबद्ध वायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारण हैं। चावल की जो है उत्पादन वो मीथेन के उत्सर्जन का कारण है, इसका ऑप्शन ये बोल रहे हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब पृष्ठभूमि से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आप लोग टॉक बैक से सुन लीजिए क्या बोल रहे। ठीक है, ओके, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस में बोल नहीं पा रहा हूँ। इनसे कौन सा से कथन सही है? एक केवल एक, केवल 2। अब इसमें कथन 2 दे दिया है, तो कथन 1 सही है कि कथन 2 सही है कि कथन 1 2 दोनों सही है, कि ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। 4 कृषि सी 1 और 2 दोनों, अंक सी सही उत्तर विकल्प सी है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसका अंक सी सही उत्तर विकल्प सी है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसका मुख्य कारण चावल की खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन तथा नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। देखो, ये दोनों कथन सही है ना, क्योंकि चावल के अधिक उत्पादन से जो है सो मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, और जो सेकंड कथन था वो भी सही है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज हम 5 क्वेश्चन किए, 30 से 35, बाकी 36 से 40 हम लोग करेंगे बाद में। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।